नमस्कार दोस्तों। डेट आज के देखो 14 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज सैटरडे है। दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों देखो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब कभी कभी बहुत जबरदस्त आर्टिकल आते हैं। आज शशि थरूर ने जो आर्टिकल लिखा है ना, वशिंगटन कंसेंसस से संबंधित बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। तो पहले तो द हिंदू वाला ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, फिर इंडियन एक्सप्रेस वाला आर्टिकल है जिसमें राइटर बोलते हैं कि ये जो वार स्टार्ट किया है ना इजराइल और यूएसए ने, इसलिए किया है ताकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना हासिल कर सके। लेकिन बल्कि ईरान और ज्यादा करीब जाएगा न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के, मतलब और जल्दी न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की कोशिश करेगा ईरान। जानेंगे कैसे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल वशिंगटन कंसेंसस के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 आईआर और इकोनॉमी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले वशिंगटन कंसेंसस क्या है और क्यों इमर्ज होके आया। देखो, बात 1970s की है। 1973 में आपको पता है क्या हुआ था? ऑयल क्राइसिस आए थे दुनिया में। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए थे। महंगाई आ गई थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई थी। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ना, डेवलप कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स है ना, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अब देखो, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जैसे मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, इन्होंने डेवलप कंट्रीज से काफी लोन ले रखा था। अब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो देखो, फर्दर लोन लेना इनके द्वारा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ना ये जो देश थे ना वो बैंकरप्ट होने लगे धीरे धीरे। मैक्सिको, ब्राजील, ये बैंकरप्सी के नजदीक आ गए। अर्जेंटीना में तो महंगाई 3000% आ गई, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन थी वहां पे। तो ये गए आईएमएफ के पास में, वर्ल्ड बैंक के पास में कि भैया हमें लोन दे दो। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये जो संस्थान बने थे ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बने थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बने थे, खास करके वर्ल्ड को रीबिल्ड करने के लिए। तो इन संस्थानों ने बोला, जो कि यूएस डोमिनेटेड संस्थान है, इन संस्थानों ने बोला हम आपको लोन तो देंगे, बेल आउट तो दे देंगे, बचा तो लेंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस जो है ना, वो कंडीशंस माननी पड़ेंगी। अब इनकी जो कंडीशन थी ना, जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। ये संस्थान यूएस डोमिनेटेड है, यूएस में है, और यूएसए की सरकार की भी सेम ही सोच थी। तो इन संस्थानों ने जो कंडीशंस रखी, इनकी जो सोच थी, इवन यूएसए की सरकार की जो सोच थी, उन सारी सोच को ना कंपाइल कर दिया एक विलियमसन नाम के बंदे ने, और उस सोच को कंपाइल करके नाम दे दिया गया वशिंगटन कंसेंसस। आप बोलोगे सर वशिंगटन कंसेंसस क्या है? वशिंगटन कंसेंसस मतलब उस समय डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जो कंडीशन रखी जाती थी ना कि हाँ भाई आप ये अपनाइए, इससे आपकी सिचुएशन ठीक होगी, तो उसी कंसेंसस को नाम दे दिया गया वशिंगटन कंसेंसस। और ये बोल दिया गया कि भाई वर्ल्ड में अगर कोई भी देश ग्रो करेगा तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपना के आप अपने देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर सकते हो। समझ गए? तो ये 10 बातें हैं मेनली वशिंगटन कंसेंसस में। जो जिस विलियमसन नाम के बंदे ने ये दिया था ना वशिंगटन कंसेंसस, उसने ये बोला कि भाई मैंने अपनी तरफ से कोई ये नहीं दिया है, मैंने तो बस जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएसए की सरकार की जो सोच थी ना, मैंने बस उसे कंपाइल कर दिया है। उन पॉइंट्स को मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है। समझ गए? तो कौन कौन सी 10 पॉइंट्स थे किसी भी देश को ग्रो करने के फॉर्मूले में? ये 10 पॉइंट्स थे। फिजिकल डिसिप्लिन, मतलब फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा मत बढ़ने दो, पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज्यादा मत करो, लिमिट में करो, टैक्स रिफॉर्म लेके आओ, टैक्स रेट घटाओ लेकिन बेस बढ़ाओ, ज्यादा लोग टैक्स दें, कम दे बेशक चलेगा, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइज कर दो, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, दूसरे देशों से एफडीआई आती है तो आने दो, सरकार का रोल कम से कम होना चाहिए, चीजों को प्राइवेटाइज कर दो, डीरेगुलेशन कर दो, मतलब सरकार जो है इंटरफेयर मार्केट में कम से कम करे, प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर करो, मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो ऐसा नहीं कि उस पर कब्जा हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट को सम्मान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी वशिंगटन कंसेंसस में। तो उस समय ना यूएसए के राष्ट्रपति रेगन, रोनाल्ड रीगन, और यूके की प्रधानमंत्री थी थाचर। तो दोनों आपस में दोस्त थे। तो रीगन और थाचर की सोच भी झलकती है इस वशिंगटन कंसेंसस में। रिगनोमिक्स क्या है? रिगनोमिक्स ये है, गवर्नमेंट सॉल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट
प्रॉब्लम का पार्ट है। मतलब सरकार जहां जहां इंटरफेयर करती है बल्कि प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। समझ गए? इसलिए सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, सरकार को कुछ मत बोलो, वो सरकार घटिया है, कुछ नहीं होता है इससे। तो गवर्नमेंट जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रॉब्लम का पार्ट है। तो रीगन ने बोला टैक्स कम कर दो, चीजों को डीरेगुलेट कर दो, सरकार कम से कम इंटरफेयर करे मार्केट में, मार्केट को खुला छोड़ दो। थाचर ने क्या बोला था? सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। उन्होंने यूनियंस को तोड़ दिया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जो पीएसयूज थे ना, जैसे ब्रिटिश स्टील वगैरह, सबको प्राइवेटाइज कर दिया। और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जिस पे यूएस की छाप थी, यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। इन्होंने भी इसी आइडियोलॉजी को अपना लिया, क्योंकि ब्रेटन वुड संस्थानों में जो लोग बैठे थे ना, जो इकोनॉमिस्ट बैठे थे, वो भी देखो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में बैठ के ही तो ट्रेन हुए थे। तो इन्होंने बोला जो रीगन ने बोला है, जो थाचर ने बोला है, वो सही है, उसे अपना लो। और देखो एजम्पशन ये था, मतलब वाशिंगटन कंसेंसस ने ये एज्यूम कर लिया कि सब कुछ आप मार्केट पे छोड़ दोगे ना, तो मार्केट एफिशिएंट है, मार्केट अपने आप से डिसाइड कर लेगी क्या बनाना है, कितना बनाना है, सब कुछ। कंपटीशन होगा अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में, प्लेयर्स के बीच में, तो एफिशिएंसी आएगी। सरकार कोई चीज बनाती है तो ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं, जैसे एयर इंडिया हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स ने चलाया, बर्बाद कर दिया। तो मतलब सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, सही हो जाएगा। लेकिन देखो वाशिंगटन कंसेंसस ने ना एक चीज इग्नोर कर दी। भाई मार्केट पे ना आप सब कुछ तब छोड़ सकते हो जब ना संस्थान मजबूत हो। संस्थान जैसे पुलिस मान लीजिए, संस्थान जैसे जुडिशरी मान लीजिए, संस्थान जैसे सेबी मान लीजिए, ये सारे संस्थान हैं। अब देखो वेस्टर्न कंट्रीज में ये सारे जो संस्थान है ना, ये मजबूत है, स्ट्रोंग है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, गरीब कंट्रीज थे, वहां पे ये सारे संस्थान कमजोर हैं। अब देखो ये संस्थान कमजोर है, पुलिस जुडिशरी वगैरह, आप सब कुछ मार्केट पे छोड़ दोगे तो वही सिचुएशन हो जाएगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। क्योंकि पुलिस जुडिशरी तो कुछ कर ही नहीं पा रही है, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा ले जा रहा है। समझ गए? यानी गरीब देशों में जब ये वाशिंगटन कंसेंसस अप्लाई किया गया ना, तो अमीर और अमीर होते गए, गरीब और ज्यादा गरीब होते गए, बहुत दिक्कतें पैदा हो गई, इनइक्वालिटी पैदा हो गई। तो वाशिंगटन कंसेंसस के ना 5 बड़े फेलियर रहे। कौन से फेलियर रहे? सबसे पहले वाशिंगटन कंसेंसस ने यानी डब्ल्यूसी ने बोला सब कुछ आप मार्केट पे छोड़ दो। यानी पहले स्टेट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाया करता था ना, डब्ल्यूसी ने यानी वाशिंगटन कंसेंसस ने बोला नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाने की जरूरत नहीं है स्टेट को, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट अपने आप डिसाइड कर लेगी कि कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, कहां पे डेवलप करनी है। इवन डब्ल्यूटीओ ना ये सब रूल्स लेके आया। ट्रिम्स रूल क्या थे? जैसे कई बार ना डेवलपिंग कंट्री कंडीशन रख दिया करते थे बड़ी एमएनसी कंपनीज के लिए कि हमारे देश में आप आओगे, सामान बेचोगे तो इतने % जो कंटेंट है वो लोकल होना चाहिए। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने बोला नहीं, ये गलत है, आप ऐसा रूल नहीं ला सकते। फिर है ट्रिप्स मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मजबूती मिली इवन डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये ट्रिम्स और ट्रिप्स जैसे रूल्स आए ना डब्ल्यूटीओ के, इससे ना डेवलपिंग कंट्रीज को नॉलेज भी मिलना मुश्किल हो गया, इतने सख्त ये रूल थे। डेवलप्ड कंट्रीज की जो मोनोपोली थी वो बरकरार रही और डेवलपिंग कंट्रीज के हाथ में नॉलेज ही नहीं आई, उनकी इंडस्ट्री तो लल्लू रह गई। समझ गए? फिर दूसरा फेलियर देखो डब्ल्यूसी का, इन्होंने ना ये इग्नोर कर दिया कि भाई गरीब देशों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत कमजोर हैं। आप अफ्रीका में लीस्ट डेवलप कंट्रीज में फ्री मार्केट को प्रमोट करोगे, वहां पे मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां पे कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली सिचुएशन है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। समझे? फिर डब्ल्यूसी ने ये भी इग्नोर कर दिया डब्ल्यूसी ने कि इनइक्वालिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप सब कुछ मार्केट पे फोकस करोगे। और डेवलपिंग कंट्रीज को तो कोई वॉइस मिली नहीं ना। डब्ल्यूसी डिजाइन किया किसने? वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने। क्या डेवलपिंग कंट्रीज से किसी ने पूछा कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ 1997 में ना एशियन क्राइसिस आ गए। एशियन क्राइसिस क्यों आए थे? देखो जो एशियन टाइगर्स है ना, जैसे थाईलैंड जैसे कंट्रीज हैं, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, अब यहां पे ना सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया था डब्ल्यूसी की वजह से। करेंसी भी कॉम्पिटिटिव थी, मतलब जैसे थाईलैंड की करेंसी है भाट, उसे जब मर्जी चाहे डॉलर में कन्वर्ट कर लो, जब मर्जी चाहे भाट में कन्वर्ट कर लो, करेंसी फ्रीली कॉम्पिटिटिव थी। अब इसका फायदा उठाया करेंसी स्पेक्टेटर्स ने।
करेंसी स्पेकुलेटर नहीं होते जो स्पेकुलेशन में पैसा कमाते हैं। अब उन्होंने थाईलैंड के भाट करेंसी पे स्पेकुलेशन किया, एक ही दिन में उनकी जो करेंसी थी वो 50% तक गिर गई। शुरू में ये क्राइसिस आए थाईलैंड में, फिर इंडोनेशिया और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फैल गए। इसे बोला जाता है एशियन क्राइसिस, जो 1997 में आए। फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए। तो ये एक प्रकार से ना वाशिंगटन कंसेंसस का फेलियर है। अब जब ये एशियन कंट्रीज में क्राइसिस आए 1997 में, तो आईएमएफ ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, आप जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इन क्राइसिस को रोकने के लिए ना आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, 25% कर दो, ताकि आपके देश से जो फॉरेन कैपिटल बाहर जा रहा है ना, वो फॉरेन कैपिटल बाहर नहीं जाएगा, वो आपके देश के अंदर ही रुक जाएगा। मतलब इंसेंटिव दो फॉरेन कैपिटल को कि वो आपके देश के अंदर ही रुक जाए। ये आईएमएफ ने बोला। इसके अलावा आईएमएफ ने यह भी बोला कि आप खर्चा कम करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर कम करो। यही तो बोलता है वाशिंगटन कंसेंसस कि स्टेट ज्यादा कुछ छेड़छाड़ ना करे, बस इतने से काम चल जाएगा। लेकिन जब देखो इन देशों ने आईएमएफ का कहना माना ना, तो बल्कि रिसेशन और ज्यादा बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गई, सरकारें गिर गई। सुहार्तो की सरकार थी इंडोनेशिया में, वो गिर गई। लेकिन एकमात्र ऐसा देश था मलेशिया जिसने आईएमएफ की बात नहीं मानी। आईएमएफ के प्रधानमंत्री थे महाथिर मोहम्मद, उन्होंने आईएमएफ की एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया। वहां पे तो स्टेट ने ना सीधे सीधे कंट्रोल लगा दिए, कैपिटल कंट्रोल, कि भाई आप पैसा, मैं इंसेंटिव इंसेंटिव नहीं दूंगा, मैं तो सीधा ऑर्डर दे रहा हूं कि भाई पैसा बाहर नहीं जाएगा, हमारे देश से फॉरेन कैपिटल बाहर नहीं जाएगा। सीधा बोल दिया मलेशिया ने, मतलब स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास कर दिया। और इसका रिजल्ट भी निकला, इसका रिजल्ट निकला, मलेशिया ने फास्टर रिकवर किया, बाकी देश अफेक्टेड रहे। मतलब आईएमएफ की जो एडवाइस थी वो फेल हो गई, समझे। और देखो राइटर एक बात बोलते हैं, वाशिंगटन कंसेंसस ने बोला सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, लेकिन भाई जितने भी देश डेवलप हुए हैं ना आज तक, वो कैसे डेवलप हुए हैं? वहां पे स्टेट लेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। मतलब स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आया, स्टेट ने डायरेक्शन दी, तभी वो स्टेट इंडस्ट्रियल हो पाए। वाशिंगटन कंसेंसस तो बोलता है सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो। सब कुछ मार्केट पे छोड़ने से कोई देश आज तक डेवलप नहीं हुआ है। जैसे यूएसए का एग्जांपल ले लो, हैमिल्टन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हैमिल्टन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उन्होंने बोला कि अभी हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना, इन्फेंट स्टेज में है, अभी अभी जन्म हुआ है, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, टैरिफ लगाओ बाहर से अगर स्टील और टेक्सटाइल आता है तो। जापान में भी ऐसा ही हुआ था, जापान ने विनर्स को पिक किया, डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट किया, तब जाके जापान इंडस्ट्रियलाइज हुआ। साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लो, उन्होंने सैमसंग, हुंडई जैसी कंपनीज को सपोर्ट प्रोवाइड की, मैसिव सब्सिडी दी, तब जाके साउथ कोरिया ग्रो हुआ। ताइवान ने भी सेम किया, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। चाइना ने भी स्टेट कैपिटलिज्म का मॉडल अपनाया, सिलेक्टिव एफडीआई अलाउ की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो लेके आए। और सिंगापुर तो देखो एक गरीब सा राज्य था, 1960 में जो इनके प्रधानमंत्री थे ना, ली कुआं, इन्होंने थोड़े थोड़े एरिया में अपने देश को ओपन किया, पब्लिक हाउसिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की, पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट की, तब जाके सिंगापुर ग्रो हो पाया। तो कहने का मतलब क्या है भाई, ये डेवलप कंट्रीज ना डेवलपिंग कंट्रीज को उपदेश दे रहे थे कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, जबकि सारे देश जो हैं वो मार्केट पे छोड़ने से डेवलप नहीं हुए हैं, खुद की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से डेवलप हुए हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को बोल रहे थे कि नहीं भाई आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी मत लेके आओ। इवन देखो धीरे धीरे डब्ल्यूसी की ना फेलियर सामने आनी स्टार्ट हो गई। सियाटल और कैनकम दोनों जगह समिट हुए डब्ल्यूटीओ के, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए। डेवलपिंग नेशंस ने बोला हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही है। कैनकम में डेवलप कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को बोला आप चिंता मत करिए, हम आपको मदद देंगे। लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिली है डेवलप कंट्रीज की तरफ से, डेवलपिंग कंट्रीज को कोई मदद नहीं मिली है। बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज ने इनको बोला, डेवलप कंट्रीज को, भाई आप एग्रीकल्चर वगैरह पे सब्सिडी मत दो। लेकिन डेवलप कंट्रीज ने मना कर दिया, हम तो देंगे सब्सिडी। समझ गए? तो डब्ल्यूसी के जो नेगेटिव इंपैक्ट थे ना, खुलेआम सामने आने स्टार्ट हो गए। ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ ताकि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो है ना, उनका कोई अल्टरनेटिव फाइंड आउट किया जा सके। तो फेल हो गया, डब्ल्यूसी फेल हो गया। डब्ल्यूसी जब फेल हुआ तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज नाम के जो थिंकर थे ना, नोबेल पुरस्कार विजेता, ये एक नया कंसेप्ट लेके आए, पोस्ट वाशिंगटन कंसेंसस। पोस्ट वाशिंगटन कंसेंसस में कुछ नए पॉइंट्स थे, जैसे सरकार की अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, ब्यूरोक्रेट सारा पैसा खा जाते हैं, करप्शन हो जाता है,
गुड गवर्नेंस पे ध्यान देना जरूरी है, सोशल सेफ्टी नेट जरूरी है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये फ्री में मिले, फ्री में नहीं तो सब्सिडाइज्ड मिले जनता को, ताकि गरीब लोग भी इसे एक्सेस कर पाएं। और इनइक्वालिटी मैटर करती है। पहले कंसेप्ट ये था, जैसे रोनाल्ड रीगन बोला करते थे, अमीरों को और अमीर बनाओ, टैक्स कट कर दो अमीरों के लिए, जब अमीर लोगों के पास में ज्यादा पैसा होगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, इससे जॉब्स जनरेट होंगी और गरीब लोगों तक भी पैसा आ जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। लेकिन जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने पोस्ट वाशिंगटन कंसेंसस में बोला, नहीं भाई, इनइक्वालिटी मैटर करती है और सब जगह सेम पॉलिसीज नहीं अपना सकते, कल्चरल सेंसिटिव पॉलिसी अपनाओ, जहां जैसा कंटेक्स्ट है वैसी पॉलिसी अपनाओ, और जहां पे मार्केट फेल कर रही है ना, वहां पे स्टेट एक्ट करेगा, स्टेट एक्शन लेगा। तो ये सारी बातें कहां निकल के आई? ये सारी बातें निकल के आई वाशिंगटन कंसेंसस में। समझ गए? फिर एक 2004 में एक और टर्म लेके आया, एक और टर्म निकल के आई, बीजिंग कंसेंसस। बीजिंग ने कैसे अपने आप को डेवलप किया? वहां पे देखो स्टेट लेड डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को डायरेक्शन देती है, सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन है, कुछ कुछ एरियाज में सरकार एफडीआई को आने देती है, कुछ कुछ में नहीं आने देती। वहां पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, मेड इन चाइना 2025, यानी सरकार ने ये बताया कौन सी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, कौन सी नहीं आ सकती हैं। तो ये चाइना का मॉडल था। लेकिन चाइना का मॉडल देखो हर कोई नहीं अपना सकता। क्यों? क्योंकि चाइना ऑथोरिटेरियन कंट्री है, वहां पे वन पार्टी रूल है। अब तो यूएसए देखो खुद इतना पीछे जा चुका है वाशिंगटन कंसेंसस से। यूएसए खुद टैरिफ लगा रहा है। ट्रंप ने कितने सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिए, चाइना के ऊपर 100%, इंडिया के ऊपर भी लगाए थे। यूएसए खुद अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आया है, जैसे चिप्स एक्ट है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है। तो डब्ल्यूसी ने जो बोला था, अब ट्रंप एग्जैक्टली वही उसका उल्ट कर रहे हैं। डब्ल्यूसी ने बोला था इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ट्रंप बोले होगी। डब्ल्यूसी ने बोला था टैरिफ मत लगाओ, ट्रंप कहते हैं मैं भर भर के लगाऊंगा। समझ गए? तो 1990 में ये सोच थी सब कुछ लिबरलाइज कर दो, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। 2025 में सोच ये है जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व होगा, जिससे हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिक्योर होगा, हम वो करेंगे। समझ गए? ये वो वाली सोच है। वे फॉरवर्ड में क्या बोलते हैं देखो, अब शशि थरूर लास्ट में बोलते हैं आज के समय में ना कोई टेम्पलेट नहीं है, कोई यूनिवर्सल टेम्पलेट नहीं है कि हाँ इससे ग्रोथ हासिल की जा सकती है, इससे देश को डेवलप किया जा सकता है। पॉलिसीज जो हैं, पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो नेशनल कैपेसिटी को सूट करे, जो पॉलिटिकल रियलिटी को सूट करे, और जो काम कर रहा है उसे रखो। जैसे फिस्कल प्रूडेंस है, फिस्कल डेफिसिट कम कर रहा है, रूल ऑफ लॉ जरूरी है, ट्रेड इंटीग्रेशन जरूरी है। जो काम कर रहा है उसे रखो अपने देश की जरूरत के हिसाब से, जो काम नहीं कर रहा है उसे मत रखो। समझ गए? तो कुल मिला के आजकल कोई यूनिवर्सल टेम्पलेट नहीं है, बस हर देश का अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग। हाँ, कुछ नई चीजें आ गई है आजकल, जैसे डिजिटल ट्रेड आ गया है, क्लाइमेट रिजिलियंस, एआई रेगुलेशन, इनके लिए अलग से फ्रेमवर्क चाहिए। वाशिंगटन कंसेंसस में तो ये फिट ही नहीं बैठती, उस समय ये सब चीजें थी नहीं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशन से संबंधित है। लेकिन इसमें देखो इंटरनेशनल रिलेशंस की ना बहुत फेमस डिबेट्स शामिल हैं इस आर्टिकल में। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के आईआर और न्यूक्लियर डेटरेंस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी आपने देखा क्या हुआ, इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, और ये देश बोल रहे हैं कि हम ईरान को ना किसी भी सूरत में ना न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने दे सकते। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1918 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में सिर्फ 18-19 सालों का समय। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आज तक कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ? समझ रहे हो? अब कुछ जो थिंकर्स है ना, जैसे किनीथ वाल्ट्ज जैसे, वो ये बोलते हैं कि देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन है न्यूक्लियर वेपन्स। जितने ज्यादा देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होंगे उतना बढ़िया है। एग्जाम्पल दिया जाता है कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर में हमने देखा यूएसए के पास में भी न्यूक्लियर वेपन था, यूएसएसआर के पास में भी। अब यूएसए और यूएसएसआर दोनों को पता था कि भाई युद्ध स्टार्ट हो गया ना, अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर दिए ना दूसरे देश के खिलाफ, तो दूसरा देश भी हमारे खिलाफ यूज करेगा, तो दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसे बोलते हैं म्यूचुअली
एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए तो इस डर के चलते कि दोनों बर्बाद हो जाएंगे, किसी ने भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने युद्ध नहीं किया, क्योंकि डर होता है ना युद्ध स्टार्ट होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो सकता है, तो युद्ध ही स्टार्ट नहीं हुआ तो शांति रही। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर वेपन्स ने ना वार को रोका, न्यूक्लियर वेपन्स ने ना डर कायम किया कि भाई युद्ध स्टार्ट हो गया तो ये वेपन्स यूज होंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो उस डर ने वार को होने ही नहीं दिया। तो जितने ज्यादा देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होंगे उतना बढ़िया है, उतना ही ज्यादा शांति आएगी। लेकिन दूसरे थिंकर हैं स्कॉट सगन। स्कॉट सगन ये कहते हैं कि भाई जितना ज्यादा देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होंगे ना उतने ही ज्यादा उनके यूज की संभावना बढ़ जाएगी। और यह भी तो हो सकता है कोई स्टेट जो है वो मिस कैलकुलेशन कर ले। मिस कैलकुलेशन जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हुआ क्या था कोल्ड वार के दौरान ना एक सोवियत यूनियन की ना सबमरीन थी। अब उस सबमरीन ने ना एक फॉल्स अलार्म बजा दिया कि यूएसए ने ना न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ है। अब भाई उनको ना उस सबमरीन को ना क्लियर कट डायरेक्शंस थे, अगर यूएसए यूज करता है तो तुम भी तुरंत के तुरंत यूज करो। लेकिन फिर भी सबमरीन पे जो कमांडर वगैरह थे ना उन्होंने थोड़ा संयम बरता, उन्होंने बोला नहीं यार देख लेते हैं पहले भाई, वेट करते हैं, नहीं लॉन्च करते हैं। तो भाई वो लोग समझदार थे सबमरीन वाले, फॉल्स अलार्म के बावजूद उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई और गलती से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं किया यूएस के अगेंस्ट। अगर मान लो हो जाता न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल गलती से उस सबमरीन के द्वारा, फिर यूएसए इनका क्या हाल करता, फिर बदले में यूएसएसआर फिर से जवाब देता, मतलब दोनों देश बर्बाद। तो स्कॉट ये बोलते हैं कि भाई जितने ज्यादा देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन होगा ना इस प्रकार की गलती की संभावना उतनी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा देशों के पास में न्यूक्स होंगे उतना ही उनका एक्सीडेंटल यूज का खतरा जो है वो ज्यादा होगा। कई बार मिस परसेप्शन से भी एस्केलेशन हो सकता है कि सामने वाला लॉन्च करने वाला है, तो ये मिस परसेप्शन हो सकता है, इसकी वजह से युद्ध स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स तो होने ही नहीं चाहिए। तो ये दोनों के बीच में डिबेट है। किनेथ वार्ड्स कहते हैं जितने ज्यादा देशों के पास होंगे बढ़िया है, बल्कि इससे शांति आती है। स्कॉट कहते हैं नहीं, इससे शांति नहीं आती बल्कि एक्सीडेंटल यूज का खतरा बढ़ जाता है। समझ गए? अब आप एक चीज देखो, अब ईरान को रोकने के लिए ये युद्ध स्टार्ट किया गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना हासिल कर पाए, जबकि देखो इस युद्ध के बाद में हो सकता है ईरान और जल्दबाजी दिखाए न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि पास्ट के एग्जाम्पल्स तो भाई यही बताते हैं ना। जैसे इराक के ऊपर यूएसए ने हमला कर दिया, उनके पास न्यूक्स नहीं थे। लीबिया के ऊपर हमला कर दिया, गद्दाफी को हटा दिया, उनके पास में न्यूक्स नहीं थे। लेकिन इनके विपरीत आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल देखो। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को ना ट्रंप ने 2017 में धमकाया था। ट्रंप ने बोला था फायर एंड फ्यूरी लाइक द वर्ल्ड हैज नेवर सीन, मतलब इतनी आग हम बरपाएंगे जो वर्ल्ड ने कभी देखी नहीं होगी। लेकिन एक साल के तुरंत बाद ट्रंप कहते हैं वी फेल इन लव, हमें प्यार हो गया किम जोंग से, उसने मेरे लिए ब्यूटीफुल लेटर लिखे। ये बात ट्रंप ने बोली। एक साल बाद, पहले तो धमका रहे थे, एक साल बाद सोच चेंज हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि ना एक साल के बीच में नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए, मतलब पहले ही उनके पास में थे न्यूक्लियर वेपन्स तो उनके। इसके अलावा उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी भी शो कर दी। वो मिसाइल यूएसए तक जा सकती थी। तो जब ट्रंप को पता लग गया कि भाई उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम तक पहुंचने वाली मिसाइल भी है, तो ट्रंप को लगा अरे नहीं नहीं नहीं, इन पे हमला नहीं करेंगे भाई, तुम तो अच्छे लोग हो। तो यहां पे ना नॉर्थ कोरिया को बचा लिया उनके न्यूक्लियर वेपन्स ने। अगर नॉर्थ कोरिया के पास में न्यूक्स ना होते तो ट्रंप कब का उनके ऊपर हमला कर चुके होते। तो न्यूक्स तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। आप यूक्रेन के एग्जांपल ले लीजिए। यूक्रेन के पास में ना न्यूक्लियर वेपन्स थे पहले, लेकिन यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ ना, सोवियत यूनियन का कॉम्प्लेक्स कोलैप्स हुआ, तो 1994 में एक डील हुई थी। यूक्रेन ने अपने सारे जो वार हेड थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो रशिया को दे दिए और बदले में यूक्रेन को ना सिक्योरिटी गारंटी मिली यूएस से, यूके से, रशिया से। वो सिक्योरिटी गारंटी तो कोई काम नहीं आई। क्या काम आई? रशिया ने खुद ने सिक्योरिटी गारंटी दी थी यूक्रेन को कि हम आपको बचाएंगे, जबकि रशिया ने खुद ही हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। यानी वो
गारंटी गारंटी कुछ काम नहीं आता है। काम आती है एक चीज, आपके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं है। अगर यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होते तो रशिया उनके ऊपर कभी हमला नहीं करता 2022 में, 2014 में कभी क्रीमिया नहीं हड़पता रशिया, अगर उनके पास में न्यूक्लियर वेपन होते तो। 1993 में ना जॉन मियर सीमर ने एक बात बोली थी, यूक्रेन के जो न्यूक्लियर वेपन है वही एक रिलायबल डेटरेंट है, उन्हीं से डर पैदा हो सकता है कि रशिया उनके ऊपर अटैक ना करे। उनकी बात बिल्कुल सही थी, और ये बात सही और भी ज्यादा साबित हो गई जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, क्रीमिया हड़प लिया 2014 में। समझ गए? तो ये चीज है। और ईरान, यही बात राइटर फिर से बोलते हैं भाई कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी क्या है, अभी ना इजराइल की न्यूक्लियर मोनोपोली है, सिर्फ इजराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं अभी वेस्ट एशिया में। अगर मान लो ईरान के पास भी आ गए तो ईरान में शांति आ जाएगी। ईरान में शांति आ जाएगी, फिर थोड़ी ना यूएस और इजराइल की हिम्मत होगी ईरान के ऊपर अटैक करने की, कभी नहीं होगी। अब इस चीज को यहां पे आप डिबेट में इंप्लीमेंट करो। वर्ड्स कहते हैं कि हाँ ईरान के पास में होने चाहिए, ईरान के पास होंगे तो वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी आ जाएगी, यूएसए और इजराइल डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, सब कुछ स्टेबल रहेगा। लेकिन सगन कहते हैं नहीं भाई, ईरान ने हासिल कर लिया तो सब हासिल करेंगे, और एक्सीडेंटल रिस्क बहुत ज्यादा है, वेस्ट एशिया वैसे ही बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, और न्यूक्लियर एक्सचेंज होगा तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कोलैप्स हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, आप बताओ, मतलब आपको क्या लगता है, ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आपको क्या लगता है इस डिबेट में कौन सही है? किनीथ वार्ड सही है या फिर स्कॉट सेगन सही है? दोनों में से कौन सही है? आप कौन हो, मतलब किसको सपोर्ट करोगे? तो कुल मिला के देखो, यही पूरा आर्टिकल है न्यूक्लियर वेपन्स से संबंधित। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वाशिंगटन कंसेंसस से संबंधित। 250 वर्ड्स में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।